नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये 12th क्लास का चैप्टर है और ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है। चैप्टर को देखने से पहले हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या है। ठीक है, इसके अंदर चुनौतियाँ आपको बतानी है। चैप्टर के अंदर की चुनौतियों के विषय पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि राष्ट्र निर्माण है क्या। तो राष्ट्र निर्माण से हमारा अभिप्राय ये होता है कि जो देश के लोग हैं वह सभी लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान हो, देश के अंदर शांति की स्थापना करें, देश के लोगों के बीच भाईचारा हो, साथ ही साथ देश में जो है लोकतंत्र की स्थापना हो। अब हम देखेंगे इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आई थी। जैसा कि हमें पता है कि सन 1947 में भारत आज़ाद होता है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत एक देश के रूप में नहीं बल्कि दो देशों के रूप में आज़ाद हुआ था, जिसमें जो है 14 तारीख को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहमत अली चौधरी द्वारा की गई थी। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे और उस समय देश में कई सारी समस्याएं शामिल थी। 14 अगस्त मध्य रात्रि को हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद की एक विशेष सत्र को संबोधित किया और एक भाषण दिया। इस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। वैसे तो चुनौतियाँ बहुत सारी थी, लेकिन प्रमुख चुनौतियाँ पूछा गया है या बताया गया प्रमुख चुनौतियाँ। पहली चुनौती क्या थी कि भारत को एकता के रूप में बांधने की, ये एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती सबसे पहली। क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में जो है कई सारे धर्म मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सभी और भी कई सारे जो है धर्म जो है भारत के अंदर विद्यमान थे। इन सभी धर्मों की वेशभूषा अलग थी, इन सभी धर्मों की संस्कृति बिल्कुल अलग थी। तो कह सकते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश था और इतनी सारी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधे रखना बहुत मुश्किल कार्य था। तो सबसे पहली चुनौती भारत के सामने क्या थी? एकता के सूत्र में बांधने की, क्योंकि भारत में कई सारे धर्म और कई प्रकार के समाज के लोग रहा करते थे। दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना। क्या? लोकतंत्र की स्थापना। विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है, जैसा कि सबको पता है, और इतने बड़े देश में लोकतंत्र को स्थापित करना बहुत कठिन कार्य था। इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकार को सुरक्षित किया गया। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में उपलब्ध है। इसमें भारत में सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय से ही भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, जबकि अन्य दूसरे देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार काफ़ी समय बाद मिला था। नागरिक मतदान को सार्वभौमिक मत अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। वो आप सभी को पता है कि सार्वभौमिक अधिकार का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है भारत के अंदर रहने वाले की, उसे वोट डालने का अधिकार होता है। इसे ही सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। तो भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को स्वीकार किया था। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया गया। भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए चुनाव होना जरूरी है और चुनाव के लिए भारत में चुनाव आयोग बनाया गया है, जो आर्टिकल 324 के अनुसार बनाया गया है। तो संविधान में संचित नियमों को लोकतांत्रिक रूप दिया गया ताकि सामान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि तक सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लोग वोट डाल रहे हैं। इन सभी व्यक्तियों की उम्र 18 साल से ऊपर है और वोट डालने का अधिकार जो है आज़ादी से ही सभी लोगों को प्राप्त है। और जो वोटिंग का जो काम करता है वो चुनाव आयोग करता है, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 324 के अनुसार बनाया गया है। तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 324 के अनुसार बनाया गया है। इसके बाद तीसरी और
मुख्य चुनौती आती है और वो चुनौती थी विकास की चुनौती। किसकी चुनौती? विकास की चुनौती। अब विकास की चुनौती से मतलब ये था कि देश का विकास हो जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो, ना कि कुछ वर्गों का। आज़ादी से पहले क्या होता था, समाज के कुछ वर्गों का ही विकास होता था, जबकि समाज के एक दूसरे वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति को बाहर या भगाया जा रहा है या उसका बहिष्कार किया जा रहा है, और ये बहिष्कार जाति के आधार पर भी हो सकता है या आर्थिक आधार पर भी हो सकता है। तो संविधान में, जब भारत का संविधान बना तो संविधान में सभी वर्गों को समानता प्रदान की गई, और समानता प्रदान करने के लिए भारत में आर्टिकल बताए गए, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, और इन समानता पर आधारित आर्टिकल को आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। और सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों एवं धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी गई। सामाजिक और आर्थिक रूप से भी वंचित वर्गों को सुरक्षा दी गई। सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या प्रदान किया गया? आर्टिकल 17 इसके लिए दिया गया। क्या दिया गया? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। आज आर्टिकल 17 को नागरिक अधिनियम का नाम दिया गया है। और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, अब आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विषय में बताया गया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई लोगों को। अब इसके लिए जो है भारत का जो संविधान है, संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, और वो जो मौलिक अधिकार दिए गए 25 से 28 तक। किससे? 25 से 28 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और ये मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? ये धर्म से संबंधित है मौलिक अधिकार। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है। सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी गई, यानी कि सांस्कृतिक अधिकार दिए गए। सांस्कृतिक अधिकार के लिए आर्टिकल 29 बताया गया है भारत के संविधान में, और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 30 बताया गया है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी लागू किया गया। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में, कौन से? पार्ट 4 में बताए गए हैं। और ये जो है इनकी जो स्टार्टिंग होती है आर्टिकल 36 से शुरू होती है और 51 तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? 51 तक। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं और 51 तक चलते हैं। ये हमारे संविधान में लिखे गए। इसके अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके अंतर्गत लोक कल्याण के उन उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया गया है जिन्हें पूर्णतः प्रदान करना राजनीति का कर्तव्य है, यानी कि एक राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनके लिए बोला गया है कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जिसको या जिसकी पूर्ति बैंक को ही करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विभाजन के कारण ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया था। और एक भाग था भारत इंडिया, तो दूसरा भाग था पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया उस भाग को कहा जाता है जिस भाग पर भारत में अंग्रेज़ों का रूल चलता था, यानी कि जो भाग भारत अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था उस भाग को ब्रिटिश इंडिया कहा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत पूरा का पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं था। तो एक भाग जिसको भारत कहा गया, वहीं दूसरे भाग को पाकिस्तान कहा गया। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, उसके एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, यानी कि भारत जब आज़ाद होगा तो एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 भागों में आज़ाद होगा। एक भाग भारत होगा तो दूसरा भाग पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में वे सभी इलाके शामिल होंगे जहाँ पर मुस्लिम होंगे। भारत एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का मिलता, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अन्य देश की मांग करी जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। वहीं कांग्रेस ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया था। मार्च 1947 में भारत के एक नए
मार्च 1947 को भारत के नए गवर्नर आते हैं और ये नए गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड बेबल का स्थान लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को एक योजना बनाते हैं और इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और यह जो योजना थी ये भारत के विभाजन की योजना थी। किसकी योजना थी? भारत के विभाजन की योजना। इसी के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। इस योजना में कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसे हिंदुस्तान कहा जाएगा या हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा। वहीं जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी उसे पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो भारत का विभाजन किया गया था वो धर्म के आधार पर किया गया था। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर संख्या लगभग समान थी और इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि वोटिंग कराई गई और जनमत संग्रह के द्वारा यह डिसीजन निकलता या यह परिणाम निकलता था कि वह क्षेत्र कहाँ पर पाकिस्तान में शामिल होगा या हिंदुस्तान में। इसके अलावा भारत में कुछ रजवाड़े भी थे। अब रजवाड़े क्या है? रजवाड़े उन क्षेत्रों को कहा गया है जहाँ पर ब्रिटिश राज नहीं था, वहाँ पर किसी राजा का राज था, तो उन्हें रजवाड़े कहा गया था। तो रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये भारत का पश्चिमी भाग है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए इसको पाकिस्तान में शामिल किया गया या फिर पाकिस्तान बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पूर्वी भाग में, यानी कि ईस्ट में, वहाँ भी एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसको जो है ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है दो तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर जो है पंजाब को भी दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि पंजाब का एक क्षेत्र ऐसा था, यानी कि पश्चिमी पंजाब ऐसा था जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और वहीं पूर्वी भाग ऐसा था जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इसी प्रकार से जो बंगाल था उसको भी जो है दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जिसे आज हम पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं भारत के अंदर, और दूसरा भाग था पूर्वी बंगाल जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में 1971 के युद्ध के बाद इसका नाम जो है बांग्लादेश कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि विभाजन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई थी। पहली समस्या ये थी कि जो भारत था वो दो ओर से पाकिस्तान से घिर जाता, क्योंकि ये दो इलाके ही ऐसे थे जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी, जबकि ब्रिटिश भारत में इन दो स्थानों के अलावा और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो हिंदुओं से। तो इन दो क्षेत्रों को आपस में एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल काम था, बल्कि कहें नामुमकिन काम था कि इन दोनों को एक साथ ला दिया जाए। दूसरी समस्या क्या थी? मुस्लिम बहुसंख्यकों का प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, यानी कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ के लोग, यानी कि जहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, वे भारत में ही रहना चाहते थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपको फ़ोटो दिखाई देती है, खान अब्दुल गफ्फार खान है ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है महात्मा गांधी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुयायी का मतलब वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते थे, यानी कि महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसकवादी थे, तो ये भी क्या है? अहिंसकवादी थे। ये हड़तालों में विश्वास करते थे महात्मा गांधी, तो ये भी हड़तालों में विश्वास करते थे। तो सीमांत गांधी के तौर पर इनको जाना जाता था। किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक क्या निर्विवाद नेता थे, यानी कि इनका कोई विरोध नहीं करता था पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि कह सकते हैं जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसमें जो है इनका कोई विरोध नहीं करता था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन इनकी आवाज़ को क्या कर दिया था? दबा दिया जाता है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान का भाग बना दिया जाता है। तीसरी जो समस्या आई वो तो और भी बड़ी समस्या थी, बड़ी भयानक समस्या थी। वो क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया, मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया क्या है। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जिसमें पंजाब और बंगाल थे, इनमें कई क्षेत्र ऐसे थे जो गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ऐसे में इन दोनों प्रांतों में भी विभाजन का कारण धार्मिक बहुसंख्यकों के अनुसार किया गया था। पंजाब और बंगाल का बंटवारा
विभाजन ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का अस्तित्व क्या बढ़ जाता, खतरे में पड़ जाता। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ऐसी 4 रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिल सके। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि बेल का बटन दबाने से हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।